Hello everyone, welcome back to our topic quality assurance. So today we will start a new chapter, ICH guidelines. This is the third chapter in unit 1. In ICH guidelines, today we will start. Okay, so start this topic. ICH. What is ICH? ICH is a International Conference of Harmonization. ओके, अब हम बात कर रहे हैं जो ये ICH है ये क्या है और क्यों इसको बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। अब इनके द्वारा कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई थी वो सब हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ICH गाइडलाइंस है क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज़। अब ये क्या था कि एक इंटरनेशनली जब इसको एक इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ ने, वैसे तो 3 कंट्रीज़ थी जिसमें एक जापान था, एक यूरोपियन कंट्रीज़ थी और USA था। इन तीनों ने मिलके एक इंटरनेशनली एक यूनिट तैयार किया और उन्होंने कहा कि हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमारा जो रिसर्च का काम है वो आसान हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इन्होंने एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ICH गाइडलाइंस को गठित किया गया और इनका मेन रीज़न यही था कि अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और जापान के अंदर, इन तीनों में इन्वायरमेंटल जो है इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें जो इनका वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत फ़र्क रहती हैं, इनका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारों में वेरिएशन रहती है। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो गाइडलाइन सेट की थी, उनकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी गाइडलाइन सेट की गई थी वो तीनों को देखते हुए गाइडलाइंस को सेट किया गया था, ताकि जो भी मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाऊँ वो तीनों कंट्रीज़ के अंदर या तीनों रीजन्स के अंदर भी जितने भी चाहे वो वार्म टेम्परेचर है, चाहे वो कोल्ड टेम्परेचर है, चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर है, चाहे ह्यूमिडिटी कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हर एरिया के अंदर वो काम आना चाहिए। ऐसे ना हो कि वो सर्दी में गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए या हॉट टेम्परेचर के अंदर गया तो वहाँ वो ख़राब हो जाए। ठीक है, ये था ICH जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं ICH का जन्म कब हुआ, कब इसको गठित किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन अप्रैल 1990। 1990 के अंदर सबसे पहले इसको गठित किया गया, जिसमें 3 कंट्रीज़ थी, जिसमें था यूरोप, जापान एंड USA। ठीक है, अब इसको जो ICH गाइडलाइंस जो बनाई गई थी, इसको बनाने का मेन मोटो क्या था, मेन मकसद क्या था? पहला था क्वालिटी। ठीक है, हमने ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं जिनकी क्वालिटी फाइन क्वालिटी हो, और दूसरा था सेफ्टी, और तीसरा था एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। इसलिए इसको जाना जाता है QSEM। ओके, QSEM आपके ये टॉपिक भी है QSEM के नाम से, आपके सिलेबस में QSEM के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम टू मिशन। व्हाट वाज द मिशन ऑफ ICH? हार्मोनाइजेशन फॉर बेटर हेल्थ, to make recommendation towards achieving greater harmonization in the interpretation and application of technical guidelines and requirement for pharmaceutical product registration and the maintenance of such registration. This was the mission of ICH. Okay, come to the purpose. What was the purpose for the ICH guidelines? To harmonize of technical requirement for registration और marketing approval। ठीक है, और दूसरा था
इनको इंश्योर करना, क्वालिटी, सेफ्टी और उसकी मेडिसिन्स की एफिकेसी को। और तीसरा था टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन ह्यूमंस, टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड effectiveness, and last is to promote public health. Okay, come to the history of ICH. अब ICH गाइडलाइंस जो बनाई गई थी उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, उसके पीछे उनका क्या ज़रूरत थी। तो पहले था नीड टू हार्मोनाइज, क्यों इन्होंने हार्मोनाइज बनाया, क्यों इन्होंने एक दूसरे के साथ एक कहते कि एक यूनिट तैयार किया, क्या किस लिए किया था। पहला है इंडस्ट्रियल बिकमिंग ग्लोबल्स। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी, वो ग्लोबली काम करना चाहती थी। अगर मान लो जो इंडिया है वो अपना व्यापार यूएसए के अंदर करना चाहेगा तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन मैं इंडिया में तैयार कर रहा हूँ तो क्या जो मेडिसिन्स हैं वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टॉलरेट कर पाएंगी या नहीं पाएंगी। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था। ठीक है। सेकेंड था डुप्लीकेट टेस्ट प्रोसीजर। बहुत सारी ऐसे कंट्रीज थे जिनके पास टेस्ट प्रोसीजर ही नहीं था, एग्जैक्ट टेस्ट ही अवेलेबल नहीं थे कि मैंने ये बना तो लिया, अब इसको ये नहीं पता इसको टेस्ट कैसे करना है, कोई सही टेस्ट कर रहा है, कोई गलत टेस्ट कर रहा है, इनके पास एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं आती थी, जिस वजह से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर सकते थे, जिस वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जो सामना करना पड़ता था। पहली था टाइम कंज्यूमिंग और दूसरी थी एक्सपेंसिव मेडिसिन थी, क्योंकि हमें पता तो चल नहीं रहा, धक्के से पैसा लगा रहे हैं जिस वजह से खर्चा बढ़ता जा रहा था। टू इंक्रीज R&D कॉस्ट। ओके, फिर आ रहा था चौथा जो पॉइंट है मीटिंग पब्लिक डिमांड। अब ये दो पॉइंट हैं, इंक्रीज R&D कॉस्ट। ये कह रहा था कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा था वो बार बार बढ़ता जा रहा था। क्यों? हमें बार बार रिसर्च करनी पड़ती थी। अब हम मान लो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मान लो मैंने अमेरिका के साथ वैसी कुछ संधि कर ली है तो मेरे को वहाँ से डाटा इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा मैं उनके साथ काम करूँगा। ठीक है, और पब्लिक जो डिमांड है उसको मैं पूरा कर सकूँगा। फिर आया था इनिशिएशन ऑफ ICH। जब इसकी शुरुआत कैसे हुई, 1980 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले यूरोपियन कम्युनिटी तैयार की गई, उसके बाद 1989 के अंदर WHO ने कॉन्फ्रेंस की थी, DRA पे कॉन्फ्रेंस की थी पेरिस के अंदर। फिर 1990 के अंदर 1990 के अंदर इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलके एक गठन तैयार किया जिसका नाम था ICH। और इन तीनों ने 3 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट था सेफ्टी, सेकंड था क्वालिटी एंड थर्ड था एफिकेसी। ओके, अब इन्होंने बताया कौन कौन सी कंट्रीज थी, इसका स्ट्रक्चर क्या है ICH का। मेन इनका जो स्ट्रक्चर है वो 3 बेसिस पे डिपेंड है, 3 कंट्रीज पे डिपेंड है। फर्स्ट है जापान, सेकंड है यूरोप और थर्ड है US। जापान की जो रेगुलेटरी जो बॉडी है वो है MHLW यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। और यूरोप के है यूरोपियन यूनियंस और US की है FDA। ओके, नाउ कम टू द मेंबर्स ऑफ ICH। कौन कौन से मेंबर्स इसमें है। ICH इज कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 6 पार्टीज दैट रिप्रेजेंट द regulatory bodies and research based industry in the European Union, Japan and the USA। मतलब कि 6 बंदे हर एक कंट्री के 6 बंदे हैं जिनका काम है, जो रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इनके 6 बंदे वहाँ से रहते हैं। और द मेंबर आर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर एंड द जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। एक बंदा इनका रहता है, एक बंदा यूरोपियन यूनियन का रहता है और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन का। फिर एक है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA का। और एक बंदा है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ एक इसमें एडिशनल मेंबर्स हैं, जैसे कि WHO का ऑब्जर्वर हो गया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हो गए, कनाडा में है जो कि। ठीक है, और
फिर आ जाते हैं हमारे पास इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड एसोसिएशन, ठीक है, जो कि इसको क्लोजली इस पर इन्वॉल्व है। आज हम पढ़ रहे हैं QSEM के बारे में। जो Q है वो स्टैंड करता है क्वालिटी गाइडलाइंस के लिए, S है सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए, E है एफिकेसी गाइडलाइंस के लिए और M है मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है, सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। जो क्वालिटी गाइडलाइंस हैं वो डिपेंड करेंगी उसकी स्टेबिलिटी पे। हम उसकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह टेस्ट करेंगे कि इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह है या नहीं है, और GMP के बारे में, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इसके अंदर इंक्लूड रहता है। ओके, फिर आ जाते हैं हम S स्टैंड्स फॉर सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी गाइडलाइंस में क्या है, वो कार्सिनो, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कार्सिनोजेनिसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैंसर कोजिंग एजेंट नहीं होनी चाहिए, जेनोटॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए और रिप्रोटॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं एफिकेसी। एफिकेसी में क्या, हम उसकी एफिकेसी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फार्माजिनोमिक्स से। ओके, और फिर आ जाता है M स्टैंड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन, जिसमें हम MEDRA, CTD और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं हम इसकी क्वालिटी गाइडलाइंस यानी कि Q से। Q के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, टोटल 12 गाइडलाइंस इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब 12 गाइडलाइंस में से पहला है Q1। Q1 में इसको किस में आता है? Q1 आते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए आ जाते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर पूरा हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। Q1 आ जाता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, और इसको हम डिनोट करते हैं S से, यानी कि इसके एब्रीविएशन यूज़ करते हैं हम S। Q2 आ जाता है एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए, Q3 इम्प्योरिटी टेस्टिंग के लिए, Q4 फार्माकोपियस के लिए, Q5 क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, Q6 स्पेसिफिकेशन के लिए, Q7 अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, Q8 आ जाता है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए, Q9 आ जाता है QRM यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के लिए, Q11 ये आ जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस के लिए, जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड रहते हैं। फिर 12 आ जाते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए, जो भी हमारे लाइफ साइकिल्स आ जाते हैं उनकी स्टडी आ जाती है Q12 के अंदर। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। QA के अंदर टोटल हमारे पास आ जाते हैं 6 कैटेगरीज डिवाइड की गई है Q1 के अंदर, जो कि QA से 1A से लेके Q1F तक आ जाती है, जो कि हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग रहती है। Q1A में आ जाता है हमारे पास स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स। Q1B आ जाती है स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर फोटोसेंसिटिव ड्रग्स। Q1C आ जाती है स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म। Q1D आ जाती है ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्स डिज़ाइन ऑफ फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। Q1E आ जाता है इवेल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा। Q1F आ जाता है स्टेबिलिटी डाटा पैकेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइमेट जोन 3 एंड 4। ओके, फिर आ जाते हैं Q2 हमने पढ़ा ही है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए आ जाते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट एंड मेथडोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास Q3A ये भी 4 आ जाते हैं। Q3A से लेके Q3D तक आ जाते हैं, जो जिसमें हम इम्प्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। 3A आ जाता है न्यू ड्रग सब्सटेंस के लिए, 3B आ जाता है न्यू ड्रग प्रोडक्ट के लिए, 3C आ जाता है गाइडलाइन फॉर रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, और D आ जाता है गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़। फिर Q4 फार्माकोपियस में फिर आ जाते हैं। Q4 के अंदर भी इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, A और B के अंदर। B भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास Q5।
Q5 के अंदर हम जैसे कि देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी 3 है, Q5A से लेके Q5E तक ये कैटेगरी आती है। 5A के अंदर आ जाते हैं वायरल सेफ्टी वगैरह के लिए। B आ जाती है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए। और C आ जाती है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए ये भी। और डी आ जाता है उसके डेरिवेशंस के लिए। ई आ जाता है कंपैरेटिबिलिटी स्टडी के लिए, ठीक है। और 6 आ जाता है, Q6 आ जाता है, ये भी ए और बी दो कैटेगरीज में है। फर्स्ट है हमारे पास टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस। और Q आ जाता है टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Q7 आ जाता है GMP के लिए, जिसके अंदर हम API के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारी हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी गाइडलाइंस में अब जैसे ये टोटल 11 कैटेगरीज हैं। 11 कैटेगरीज में S1 है जो वो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी करते हैं, S2 जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी के लिए, S3 टॉक्सिकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए, S4 टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए, S5 रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी के लिए, S6 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, S7 फार्माकोलॉजी स्टडी के लिए, S8 इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी स्टडी के लिए, S9 नॉन क्लिनिकल इवेल्युएशन फॉर एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स, S10 फोटोसेंसिटिव इवेल्युएशन एंड S11 नॉन क्लिनिकल पेडियाट्रिक सेफ्टी के लिए। फिर आ जाते हैं ई स्टैंड्स फॉर एफिकेसी गाइडलाइंस। एफिकेसी गाइडलाइंस में ये हमारे पास है टोटल 19। E1 आ जाता है क्लिनिकल सेफ्टी के लिए, E2 आ जाता है फार्माकोविजिलेंस के लिए, E3 क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स के लिए, E4 डोज रिस्पॉन्स स्टडी के लिए, E5 एथनिक फैक्टर्स कोड, E6 गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, E7 क्लिनिकल ट्रायल्स इन geriatric populations, E8 general consideration for clinical trials, E9 statistical principle, E10 control group in clinical trials, E11 clinical trial in pediatrics population, E12 in therapeutic categories, E14 of QT, E15 definition of pharmacogenetics, E16 qualification of genomics biomarkers, E17 multi-regional clinical trials, E18 genomic sampling, E19 safety data collections। ठीक है, वैसे तो जितने भी मैंने इसमें नाम पढ़े हैं, टर्म्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं, अच्छे से आपने इसके बारे में स्टडी की हुई है। एक एक वर्ड का फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हो। अगर फिर भी आपको इसमें किसी में दिक्कत आए तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हो। वैसे तो कोई ऐसा है नहीं जिसके बारे में पूछने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में आ जाता है M1 मेटाडा टर्मिनोलॉजी, M2 इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स, M3 नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़, M4 कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, M5 डाटा एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग डिक्शनरीज, M6 जीन थेरेपी, M7 जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटीज़, M8 इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डाटा डॉक्यूमेंट, M9 बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, M10 बायो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। ठीक है, फिर हम बात करें स्टेबिलिटी गाइडलाइंस के लिए। इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म टू मेंटेन द फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिकल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड यूज बाय द पेशेंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वैसे जो स्टेबिलिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं कि हम एक उसकी कोई भी मैंने ड्रग सब्सटेंस तैयार किया है या ड्रग प्रोडक्ट तैयार किया है, उस ड्रग प्रोडक्ट की या ड्रग सब्सटेंस की मैं पहले स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, क्यों की जाती है,
अब मान लो आप किसी भी चीज़ की एक्सपायरी डेट आप सेट करते हो, वो स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बेस पे ही बच्चे वो सेट की जाती है। अब जैसे मान लो मैंने एक्सपायरी डेट देखी भी ये ओपन होने के 3 महीने तक अच्छा रहेगा, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आफ्टर 1 ईयर तक रहेगी। मान लो डेट लिखी है, मंथ लिखा है कि अप्रैल 2021 तक ये ठीक रहेगा या 2022 तक ठीक रहेगा। ये कैसे हम चेक करते हैं बच्चे? हम चेक करते हैं कि हम अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस इनको प्रोवाइड करवाते हैं, अलग अलग इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं और इनकी हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको रख के, उस पर आपने पढ़ा होगा कि स्टोर्ड इट इन कूल्ड एंड ड्राई प्लेस। कूल्ड मतलब 8 to 25 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर वो टेम्परेचर रहना चाहिए, तभी वो उस जगह पे वो स्टेबल रहेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन के अंदर इन्होंने मेंशन किया है, डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म टू मेंटेन द फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म एंड माइक्रोबायोलॉजिकल फॉर्म एंड थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अगर वो अपने एक्सपायरी डेट तक मेंटेन करके रखता है, वो उसकी होती है स्टेबिलिटी। मतलब वो चारों चीज़ों में स्टेबल रहेगा, फिजिकली भी वो स्टेबल रहेगा, केमिकली भी वो स्टेबल रहेगा, माइक्रोबायोलॉजिकली भी स्टेबल रहेगा और थेराप्यूटिकली भी स्टेबल रहेगा। फिज़िकली इन द सेंस उसमें कोई फिज़िकली चेंज नहीं आएगा, कलर चेंज नहीं आएगा, या उसकी क्या नाम है जो उसकी स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। केमिकली वो किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ इनकम्पेटिबल होने के कारण रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजिकली उसके अंदर किसी भी तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। और थेरेप्यूटिकली मीन्स जो उसका थेरेप्यूटिक अफेक्ट है, यानी जो उसका फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट है ड्रग का, वो मेंटेन रहना चाहिए ड्यूरिंग इट्स एक्सपायरी डेट। जो भी इसका स्पैन पीरियड होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है पर्पस क्या है। इसका पर्पस यही है कि हमें इसका अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग ह्यूमिडिटी में, और लाइट, अगर सेंसिटिव ड्रग है तो हम उसको लाइट में भी रखेंगे, जिससे हम उसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी ड्रग स्टेबल रहती है, मेडिसिन है या ड्रग प्रोडक्ट है, कितने समय तक ये स्टेबल रह सकता है, जिससे हम उसकी शेल्फ़ लाइफ को, यानी कि उसके एक्सपायरी डेट को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो शेल्फ़ लाइफ का जो ये टॉपिक है, ये आप बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर बड़ा डिटेल में पढ़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर आता है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो इन्होंने पर्पस में क्या लिखा है, टू प्रोवाइड एविडेंस ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट वेरीज विद टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, and to establish a retest period for the drug substance or a shelf life for the drug product and recommended storage conditions। ओके, चले आगे। तो अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल्स फॉर ड्रग सब्सटेंस। इसके अंदर हम उसकी जनरल स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, हम बैच की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और कंटेनर्स क्लोजर सिस्टम के बारे में, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हम आगे एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस का मीन्स है जोर लगाना, ठीक है। टेस्टिंग क्या है, अब मान लो मैं किसी की टेस्टिंग, मान लो किसी सब्सटेंस के प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा कि फोर्सफुली वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए। भी उसको इतना स्ट्रेस करेंगे कि मैं चेक करूँगा कि कितनी देर के अंदर ये डिग्रेड हो सकता है। ये सब चीज़ें आप लोग, अगर आप टीवी भी देखते हो, टीवी के अंदर आप जैसे डिस्कवरीज़ के अंदर, आप डिस्कवरी चैनल के अंदर आप किसी की मैन्युफैक्चरिंग देखते हो, तो एक शायद सीरियल भी आता है, वो क्या है उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, हाउ इट इज़ मेड के नाम से शायद आता है। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो वो उनकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि इसके अंदर हम इतना वेट डाल रहे हैं, हालांकि इतना वेट उसके ऊपर नॉर्मली बंदा यूज़ करता नहीं, वो जान के फोर्सफुली उसके ऊपर भी 10 गुना 50 गुना वेट ज़्यादा डाल के चेक करते हैं, जिससे वो चेक करते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कितनी देर तक रह सकती है, ठीक है। ऐसे क्या है, हम स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस कैन हेल्प
to identify the likely degradation product which can in turn help establish the degradation pathway and the intrinsic और न्यूट्रल स्टेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल। इसके अंदर हम क्या है कि हम उसकी डिग्रेडेशन के बारे में पता चल जाए कि ये चीज़ कैसे कैसे ख़राब हो सकती है। फोर्सफुली जब हम उसको ख़राब करते हैं तो हो सकता है कि इससे ख़राब हो, इसे हम उसका पाथवे पता चल सकता है जिससे हम उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सिंगल बैच सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। फिर आ जाता है इट शुड इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी विच अप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन एंड फोटोलिसिस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। इसके अंदर हम क्या है कि टेम्परेचर भी हम वेरी करेंगे, ह्यूमिडिटी भी वेरी करेंगे और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करेंगे और फोटोलिसिस करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर आ जाता है सिलेक्शन ऑफ बैच। हम बैच की सिलेक्शन कैसे करेंगे? एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैचेस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस शुड बी रिप्रेजेंटेटिव टू क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन स्केल। हम कम से कम 3 पहले बैच लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है कंटेनर क्लोजर सिस्टम। कंटेनर क्लोजर सिस्टम में क्या आ जाता है हमारे पास? द स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी कंडक्टेड ऑन द ड्रग सब्सटेंस पैक्ड इन container closure system that is the same as packaging proposed for storage and distribution। हम क्या है कम से कम भी जो कंटेनर क्लोजर सिस्टम क्या है, हमने जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट भेज रहे हैं, जिस भी चीज़ के अंदर हम उसको पैक करके भेज रहे हैं, सेम वही चीज़ का हम उसमें कंटेनर क्लोजर सिस्टम की भी टेस्टिंग करेंगे ताकि उसके अंदर जो मेरा पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जिससे क्लोज किया हुआ है, क्लोजर्स वगैरह है, क्या उसमें भी ये स्टेबल रह रहा है या नहीं रह रहा। फिर आ जाते हैं मेरे पास टेस्ट फ्रीक्वेंसी। 3 तरह की टेस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। पहला है लॉन्ग टर्म स्टडीज़, दूसरा है एक्सेलरेटेड स्टोरेज स्टडीज़ और तीसरा है इंटरमीडिएट स्टडीज़। जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं ये कम से कम 12 महीने की रहती है और ये 3 साल तक भी वेरी कर सकती है। और इसमें क्या है, हम हर साल मान लो 12 महीने की है तो मैं उसको 3 से डिवाइड करूँगा, हर 4 से डिवाइड करूँगा और हर तीसरे महीने उसकी रीडिंग लूँगा कि ये जो मेरी इसकी स्टडी थी HPLC स्टडीज़ वगैरह हम इस पर करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है या ख़राब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टेबल रह रहा है या नहीं रह रहा। तो ये सब चीज़ें हम हर 3 महीने में चेक करते हैं। ठीक है, फिर जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि फॉर ड्रग सब्सटेंस विद द प्रपोज रीटेस्ट पीरियड एटलीस्ट 12 मंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग एट द लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन शुड बी नॉर्मली एवरी 3rd month ऑफ द फर्स्ट ईयर, एवरी 6 month ऑफ द सेकेंड ईयर एंड एनुअली देयर आफ्टर थ्रू द प्रपोज रीटेस्ट पीरियड। एक्सेलरेटेड स्टडीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, ये सिर्फ बच्चे 6 महीने की रहती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको जो 2 साल में मैंने काम करना था वो मैं सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। जो मैंने 3 साल में काम करना था वो 6 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। कैसे करूँगा? आपने केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपने 10th से भी पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर उसका 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर राइज कर देते हैं, ह्यूमिडिटी का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हम राइज कर देते हैं, जिससे क्या उसका जो रिएक्शन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मीन्स स्पीडली। ठीक है, फिर आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, ना तो ये लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की तरह आ जाता है, ना ये एक्सेलरेटेड के आ जाता है, ये बिल्कुल बीच में आ जाता है। ठीक है, जैसे वो 2 साल 3 साल तक की रहती है, तो जो इंटरमीडिएट है वो 6 महीने की भी हो सकती है और साल की भी हो सकती है। ठीक, फिर आ जाते हैं हम स्टोरेज कंडीशन। सबसे पहले आते हैं जनरल कंडीशंस में। जनरल केस में जो नॉर्मली जो जनरल ड्रग्स या ड्रग प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे और ±2 डिग्री हो सकता है, और 60 डिग्री इसमें 60% इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ±5% वो रह सकती है।
इसके लिए जो मिनिमम टाइम पीरियड रहेगा वो 12 मंथ का रहेगा, और इससे ज़्यादा वो 2 साल 3 साल हम कितने साल भी इसकी रख के चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है इंटरमीडिएट स्टडी। इंटरमीडिएट स्टडी के अंदर हम 30 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे ±2 डिग्री सेल्सियस, और जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो 65% ±5%, ये वेरी कर सकती है। और इसकी जो मिनिमम टाइम पीरियड है मैंने जैसे कि बताया, तो ये पहले भी बताया कि 6 मंथ तक ये हम इसको मिनिमम टाइम पीरियड इसको हमें देना पड़ता है। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी मीन्स इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर और राइज़ कर दिया और इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी राइज़ कर दिया। तो जो टेम्परेचर रहेगा वो 40 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा ±2%, 75% इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि ±5% वेरी कर सकती है। अब पहले तो हमने पढ़ा था जनरल केस में नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स आते हैं, अब वैसे जिनको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं, इसके अंदर 2 स्टडी रहती है, लॉन्ग टर्म और एक्सेलरेटेड। लॉन्ग टर्म 5 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखेंगे, 12 मंथ्स के मिनिमम टाइम पीरियड है। और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के लिए हमने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस हम इसमें रखेंगे, और इसमें 6 मंथ्स के लिए हम इसको टेस्टिंग कम से कम हमें मिनिमम टाइम पीरियड इतना लगेगा। फिर आ जाते हैं जिसको हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक जिसके टेम्परेचर रहना चाहिए। हम इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस पे, और 12 मंथ्स के लिए होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं स्टेबिलिटी कमिटमेंट। स्टेबिलिटी कमिटमेंट में क्या आ जाते हैं, इन केस वेयर डाटा सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन डू नॉट कवर द प्रपोज शेल्फ लाइफ, इट इज़ नेसेसरी टू गिव कमिटमेंट टू कंटिन्यू द स्टेबिलिटी स्टडीज पोस्ट approval in order to formally establish the shelf life, where the submission include long term stability data from 3 production batches covering the proposed shelf life. A post approval commitment is considered unnecessary। अगर आपने क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ कर रहे हो और आपने उसके ड्रग को अप्रूवल के लिए भेज दिया है, तो अगर आपके पास पूरा शेल्फ लाइफ का डाटा नहीं है तो आप उसको अप्रूवल नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। फिर आ जाती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, द पर्पस ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडी इज़ टू इस्टेब्लिश रीटेस्ट पीरियड ऑफ DS एंड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर बैच्ड बेस on evaluation of result obtained from chemical, physical, biological and microbiological टेस्ट। हम उसको क्या इवेलुएट करेंगे कि जो भी मेरी रीडिंग्स आई हैं, हर 3 महीने पे रीडिंग आई है, उनको टेस्ट करेंगे, चाहे वो DS यानी कि चाहे वो ड्रग सब्सटेंस है और चाहे उसका ड्रग प्रोडक्ट है, हम उसकी रीटेस्ट करते रहेंगे। ठीक है। और इवेलुएट करते रहेंगे कि वो स्टेबल रह रहा है या नहीं रह रहा। अ सिस्टमिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन द प्रेजेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन विच शुड include as appropriate result from the physical, chemical, biological and microbiological test, including particular attributes of the dosage form, for example dissolution rate for solid oral dosage forms। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर मैं सिस्टमिक अप्रोच लूँगा, वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो ड्रग प्रोडक्ट है तो उसकी ड्रग प्रोडक्ट के अंदर उसका फिज़िकली टेस्ट होगा, फिज़िकली वो स्टेबल है या नहीं है। केमिकली टेस्ट होगी तो वो केमिकली स्टेबल है या नहीं है। तो उसकी जो फिर आ जाते हैं बायोलॉजिकली, उसके अंदर बायोलॉजिकली वो स्टेबल है या नहीं है। माइक्रोबायोलॉजिकली उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ तो कहीं नहीं हुई है। और अगर इसके अलावा भी कुछ एक टेस्ट और किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म बनाया तो उसका डिसोल्यूशन रेट कितना है, अगर मान लो टैबलेट बनाई है तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम वगैरह कितना है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडेक्स वगैरह, हार्डनेस टेस्ट वगैरह, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो ये सारे के सारे इवैल्यूएशन डाटा के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है स्टेटमेंट और लेबलिंग। स्टेटमेंट ऑफ लेबलिंग क्या है, हम रीज़न के अकॉर्डिंग या कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग या जहाँ वो मेडिसिन जा रही है उस एरिया के अकॉर्डिंग हम उसकी गाइडलाइंस को सेट करते हैं। और इसमें जो भी ड्रग प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी बेस, उसके जो हमने स्टेबिलिटी टेस्टिंग की है उसके बेस के ऊपर हम उसकी स्टेटमेंट को देते हैं, उसकी लेबलिंग स्टेटमेंट को हम इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं कि जो मेरी शेल्फ़ लाइफ आई उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सपायरी डेट इसको हम डिस्प्ले करते हैं कि ये मेडिसिन है या ये जो
ड्रग प्रोडक्ट है ये इतने टाइम तक स्टेबल रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू। अभी तक तो इतना ही था, और इसके अलावा मैं इनकी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हो, ICH.org के नाम से इनकी वेबसाइट है। इसके अंदर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है बच्चे, वो इसकी गाइडलाइंस सेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और Q1 लेके और Q1 की सीरीज़ की मैं आपको इसमें गाइडलाइन सेंड कर दूंगा, जिसमें ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडीज़ रहेंगी। वो मैं आपको इसके नोट्स के फॉर्म में आपको इसकी गाइडलाइंस डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।